हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आज हम लोग जो है बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम का जो मैंने पेपर है उसको काफ़ी हॉलिस्टिकली एक्सप्लेन करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, सेकंड पार्ट जो है जस्ट एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि पॉलिटी और बिहार स्पेशल एंड साइंस के क्वेश्चन बाकी हैं। एईडीओ के जो 2 दिन का पेपर था वो मेरे पास था, तो उसको सब्जेक्ट वाइज करके मैंने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। एक कर दिया है मैंने, दूसरा भी कर दूंगा अभी, ठीक है। बट बिफोर दैट ये क्यों ज़रूरी है कि जो 72nd बीपीएससी आ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि बीपीएससी रिसेंट 2 साल में जो एग्ज़ाम पूछा हुआ है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जस्ट आप उस क्वेश्चन के आंसर्स देख लोगे तो वहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा करना, ठीक है। और आई कैन गारंटी जो है 10 से 15 मार्क्स जो है आप इजीली वहाँ पे गेन कर सकते हो फ्रॉम ओनली दीज पेपर्स, ठीक है। और ये सारे जो है आपको मिल सकता है इन दी टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप हर वीडियो के नीचे जो है कमेंट करते हो फॉर द पीडीएफ, ठीक है। मैं वीडियो तो भेज दूंगा, ठीक है, अपलोड किया हूँ ऑब्वियसली, बट पीडीएफ के लिए, वो भी मार्क पीडीएफ के लिए, नहीं तो ब्लैंक पीडीएफ तो ईजिली मैं दे सकता हूँ। मार्क पीडीएफ के लिए यू नीड टू कमेंट पीडीएफ फॉर दैट, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है बीपीएससी के लिए ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और ये आप देखो यहाँ पे कि ये जो है बीपीएससी एफआरबी फ्री रिवीजन बैच, ठीक है, कोई पेड और नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो अभी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। नाउ यहाँ पे एईडीओ का फर्स्ट पार्ट तो अभी बताया मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ से बोरो किए हैं, डेट ऑफ, ये जो आता है हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने क्रॉप करके डाला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 71st हिस्ट्री का पीवाईक्यू है वो भी मैंने सेक्शनल कंप्लीट डिटेल के बाद से, इसके बाद आई डोंट थिंक कि यू नीड टू रिवाइज एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे 70 का हिस्ट्री डाल दिया है मैंने, ठीक है। 70 का जो कैंसिल हुआ था उसका भी पेपर मैंने डाला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट 70 का जो पहले पेपर हुआ था वो भी डाला है। फिर लास्ट 5 ईयर के पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं एक ही वीडियो में। यहाँ पे देखो लास्ट 5 ईयर के जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। लास्ट 5 ईयर बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस थे वो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देख सकते हो 69th बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। अगेन 68 बीपीएससी का भी हिस्ट्री अपलोडेड है एंड 67th का भी, ठीक है। 69th का यहाँ पे देखो कंप्लीट वीडियो का जो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आता है उसका भी यहाँ पे ट्रेसिंग है। बिहार का सेंसस मैंने डाल दिया है, ठीक है, एक ही जगह पर आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ द मेजर थिंग इज़ कि ये सब सारे जो, अगर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हो तो आई कैन गारंटी जो है आप इजीली 72nd बीपीएससी जो है इजीली क्लियर कर लोगे, या आप काफ़ी कंफर्टेबल होगा अगर बीपीएससी अपने सिम पैटर्न पर रहता है तो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कवर किया जा सकता है। देखो मैं, आप बोलोगे तो फर्दर वीडियो भी लाऊंगा। यहाँ पे देख लो कि बीपीएससी में जो 2024 में जितने पेपर कंडक्ट कराए हैं वो सब सारे पेपर जो है ऑलमोस्ट मेरे पास है, ठीक है, विथ मार्क्ड आंसर की। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे 2024 में यहाँ पे 70 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी है। बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो भी है, ठीक है, वो थोड़ा लेट हुआ था। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का क्वेश्चन पेपर है, वो भी है मेरे पास। बिहार 32nd जुडिशियल सर्विस पेपर वो भी है, ठीक है। फिर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो भी है, सेकंड शिफ्ट का भी है। असिस्टेंट प्रीलिम्स पेपर जो 2023 का हुआ था वो भी है मेरे पास। एंड ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्वेश्चन का वो भी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप 2025 में बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो भी है। जैसे कि ऑडिटर के एग्ज़ाम का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो है वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। ये सारे जो है मार्क पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीएसए का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट नाउ, बट इसके अलावा आप जूनियर लैब असिस्टेंट का जीएस पेपर, यहाँ पे लैब ऑफिसर जीएस क्वेश्चन पेपर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जीएस पेपर, ठीक है, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट जीएस पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट एमडीआई, ठीक है, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसके भी क्वेश्चन पेपर हैं। बीएसएससी के वेलफेयर ऑर्गेनाइजर्स एंड एलडीसी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो एएसओ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है, फील्ड असिस्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है। जेपीएससी का रिसेंटली एग्जाम हुआ था, एसीएफ जीएस क्वेश्चन पेपर उसका भी है। उत्तराखंड पीसीएस 2025 यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे ऑब्वियसली करंट के। यूपीएससी आरओ का क्वेश्चन पेपर जो है ये भी है 2025 में जो हुआ था वो भी है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन बने वो। नाउ 2026 में जो पेपर हुआ है, जैसे कि
आप यहाँ पे ऑडिटर एग्जाम का देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने बताया। एएसओ मेंस हुआ था, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम फटाफट जो आज हमें करना है बीपीएससी डीएसओ का पेपर, उसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले दिखाते हैं कि कैसे वो पेपर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी वैल्यू एडिशन है आप देख सकते हो, यहाँ पे बगल में मैंने वैल्यू एडिशन भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा अपना जो पेपर है वो, ठीक है। इसको स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, देखो नीति आयोग जो है उसके 10 साल हुए हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोडेड है। तो हम सारे जो है इसको देख लेंगे बहुत अच्छे से। दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर करके जाना होगा, एक तो नीति आयोग और दूसरा जो है 5 ईयर प्लान, ठीक है। इकोनॉमिक्स टर्म में या पॉलिटी टर्म में आप बोल दो नीति आयोग के लिए, ठीक है। तो उसको करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट नाउ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो है कौन कौन से पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन। आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये डीएसए का पेपर है। यहाँ पे हम अभी करंटली सेट जे कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में जो बीपीएससी पीसीएस का पेपर होता है उसमें उतना रेलेवेंट नहीं होता है। ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन पूछे जाता है और मेरे ख्याल से लगभग सारे लोग 9+ क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आंसर मार्क्ड है, आप पीडीएफ को बोलोगे तो यू कैन सी इन द ग्रुप, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ करंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 11th नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द विनर, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ वीमेन सिंगल इन द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2025। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि विंबलडन और फ्रेंच ओपन यूएस ओपन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट जो है ग्रैंड स्लैम्स उससे पूछता है। तो फ्रेंच ओपन में जो है वीमेन सिंगल विनर जो है वो कौन रहा है, तो कोको गॉफ रही है 2025 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो किससे किससे शेयर करता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन में है मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, चारों जो ऑप्शन है मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया एंड स्लोवाकिया, ठीक है, ये सारे जो है बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन से। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन देख लो इसका, कि यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज कितने हैं। तो एक रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 सी जो है बॉर्डर है, एक तो सी ऑफ अजोव और दूसरा जो है ब्लैक सी। ये दोनों जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ये प्लस ये लैंड बॉर्डर है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा, ठीक है। तो ये यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब नाउ फर्दर इससे क्वेश्चन आएगा तो यू कैन इजिली सॉल्व दैट। नाउ यहाँ पे देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ्स। अब ये क्वेश्चन आपको देख लो कि ये जो है डीएसओ का क्वेश्चन पेपर था, 2025 में हुआ था। बट ये ऑलरेडी जो है बीपीएससी ऑडिटर का पेपर जो हुआ था ये 6 तारीख को, ठीक है। वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप करो और इस क्वेश्चन को आई कैन गारंटी कि आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फर्दर पेपर। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ्स। यहाँ पे देखो, गल्फ ऑफ पर्सिया और पर्सियन गल्फ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट, पर्सियन गल्फ, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है एंड आप बोल सकते हो अरबियन सी को करता है, ठीक है। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पे देख लो, और ये ईरान वाला पार्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, गल्फ ऑफ पर्सिया है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा जो है अरबियन सी है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ पर्सिया को विथ गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी। तो यहाँ पे अरबियन सी नहीं है, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्सिया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया ये चीज़ें। नाउ सी 14 नंबर देखो, 14 नंबर कह रहा है कि इन 2024 अलॉन्ग विद द नाइजर विच अदर कंट्री अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। यानी कि इकोवॉस से नाइजर के अलावा और कौन सी कंट्री जो है अपना जो है मेंबरशिप है वो विड्रॉल कर लिया है। तो माली एंड बुर्किना फासो, ठीक है। तो 3 कंट्री 2024 में जो है इकोवॉस से बाहर निकले थे। कौन कौन सा, एक तो नाइजर, दूसरा है माली और तीसरा है बुर्किना फासो।
नाउ राइट आंसर तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हो जाएगा 3 एंड 4। बट ये जो है इकोवॉस जो है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट का इकोनॉमिक कम्युनिटी है, राइट। यहाँ पे टोटल मेंबर 15 थे, ठीक है। बट आफ्टर द ईयर विड्रॉल 3 लोग विड्रॉल कर लिए, तो एक्टिव मेंबर कितने बचे? तो एक्टिव मेंबर जो है 12 बच गए हैं। अब नाउ विड्रॉल कौन कौन सा किया था? अगेन नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो, ठीक है। अब यह देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15th नंबर क्वेश्चन, एज पर 2011 का सेंसस व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। मतलब बेसिकली इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा हुआ है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली। तो इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919 है, ठीक है। और जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है 943 है इंडिया का, ठीक है। तो ये दोनों याद रहेगा, ओवरऑल सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था? 943, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था? 919, ठीक है। अब यहीं पे बिहार का रिवीजन कर लेते हैं। देखो बिहार का जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 935 है, जबकि बिहार का ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो 918 है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको। 918 ओवरऑल है और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कितना है? 935। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेलीग्राम है, यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन पेपर जब भी एग्जाम होता है तो वो डाल दिया जाता है। आई होप आप जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ब्लैंक पीडीएफ डाला जाता है, मैंने वहाँ से पीडीएफ उठाया, क्रेडिट देना जरूरी है क्योंकि उनका एफर्ट रहा है कि सारे पीडीएफ कलेक्ट करके एक जगह अपलोड करना, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पीडीएफ लिया है, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हैं और फिर जो है क्वेश्चन फर्दर वेरिफिकेशन किए हैं विथ ऑफिशियल आंसर की, एंड देन आपको दे रहे हैं। तो जो मार्क्ड आंसर की है अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो का जो फर्स्ट सोलर मिशन था वो कहाँ, उसका क्या नाम है? बेसिकली वो आदित्य L1 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 17 नंबर कह रहे हैं कि वेयर वाज द 19th नाम सबमिट हेल्ड। नाम क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ये कब हुआ था? 2024 में। तो जो 19th नाम सबमिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो बेसिकली हुआ है युगांडा में, राइट। नाउ अब देखो कि नाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि रिसेंट न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो 20th सेशन होगा 2029 में होगा, ठीक है। यानी कि हर 5 साल में जो है नाम का सेशन होता है, ठीक है। तो जो 20th सेशन होगा वो 2029 में होगा और ये कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा, राइट। अब देखो इसके टोटल नाम के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 121 मेंबर्स हैं। 18 जो है ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं एंड 10 जो है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके, ठीक है। जो 121 मतलब कि लेटेस्ट मेंबर बना है, न्यूएस्ट मेंबर, वो कौन सा है? साउथ सूडान नाम का। नाम के बारे में यहाँ पे ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है। कि ये जो है PMFIS का आर्टिकल एक जगह सब कुछ मिल गया तो मेरे को वैल्यू एडिशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखो कि एक नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी पावर ब्लॉक। बेसिकली नाम क्या है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी अदर पावर ब्लॉक से अलाइन नहीं है फॉर्मली, ठीक है। तो ये है, मतलब जैसे US रशिया उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे डिविजिबल है ये था, ठीक है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर और एंड देन कोल्ड वॉर। तो US ब्लॉक एंड रशिया ब्लॉक बना था और ये जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमारे जो 5 फाउंडिंग मेंबर है इसके, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, राइट, टू एनी पावर ब्लॉक। और ये मेंबर जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? आज 121 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 10 प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ठीक है, जो कि 1955 में एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में दिखा था, ठीक है। अब देखो ये कब फाउंड हुआ था? नाम का फाउंडेशन जो है 1961 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में, ठीक है। अब देखो और कुछ है नहीं, ये क्या है? बेसिकली सेफगार्ड किसके लिए था? सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज फ्रॉम इंपेरियलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड नियो कोलोनियलिज्म, अपार्ट फ्रॉम दैट रेसिज्म एंड फॉरेन कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली जो है फर्दर कोलोनियलिज्म ना हो, कोई किसी पे कब्जा ना करें, तो इसलिए नॉन अलाइंड रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। नाउ जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको बस डिस्कस करें, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे गेमल एब्डेल नासर जो कि इजिप्ट के मेंबर थे, ठीक है, फाउंडिंग, ये जो है शायद प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से इजिप्ट के। तो गेमल एब्डेल नासर, ठीक है, क्वाय नाक्रुक घाना के थे, श्री जवाहरलाल नेहरू इंडिया के थे, अहमद सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के थे, और जोसेफ ब्रोज टिटो ये जो है यूगोस्लोवाकिया के थे। ये जो इसके फाउंडिंग मेंबर है, 5 मेंबर का नाम याद रखना, राइट। और बाकी चीज़ें आप इसको
इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो उस टाइम पे जो है जब ये PDF बना था 120 था, अब 21 हो गया है। लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो साउथ सूडान। अब यहाँ पे देखो नाम के जो टोटल मेंबर है ना, लगभग लगभग इसके जो है टोटल मेंबर ये 55 to 60% जो है अराउंड UN के टोटल मेंबरशिप का यहाँ पे टोटल मेंबर जो है ये है। यहाँ पे नाम में टोटल डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो 18 नंबर जो है, विच कंट्री filed a case in the International Court of Justice against Israel action in the Palestine, calling it a genocide। जो पैलेस्तीन में जो इसराइल का एक्शन था उसको एक जेनोसाइड के रूप में कॉल किया, और कौन सा कंप्लेन किया, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो था बेसिकली साउथ अफ्रीका। ठीक है। नाउ 19 नंबर देखो, इंडियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज प्लस एसोसिएटेड कंट्रीज। तो यहाँ पे देखो कौन सा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज इंडिया जो है लेटेस्ट में किया था, वो कौन कौन सा था। तो देखो ऑपरेशन गंगा, आप सबको पता है कि यूक्रेन में जो भी क्राइसिस था उससे डील करने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया, राइट। नाउ जो ऑपरेशन कावेरी है वो जो है साउथ सूडान से था, वहाँ पे क्राइसिस जो सिविल वॉर चल रहे थे वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशन अजय ये जो है इसराइल का है, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान के, इसराइल का नहीं है ऑपरेशन अजय, जबकि इसराइल से जो इवैक्यूएट करना था इंडियंस को उसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था इसराइल से। ना ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान में जो क्योस मचा हुआ था वहाँ से, ठीक है, रिमूव इंडियंस को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि विच केमिकल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन आर्टिफिशियल रेन। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में फर्दर पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी का PYQ है लेटेस्ट एग्जाम में, शायद मेरे ख्याल से 25 या 26 में जब भी पूछा हूँ, 25 में पूछा है मेरे ख्याल से। मोस्ट कॉमनली यूज इन आर्टिफिशियल रेन तो वो है सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। रिमेंबर दैट कि सिल्वर आयोडाइड होता है आर्टिफिशियल रेन में यूज। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंपनी डेवलप्ड आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश तीर जो है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है वो हमें बताना है। तो आकाश तीर को कौन किया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किया है, राइट। नाउ 22 नंबर जो है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, तो ये है जॉन मैकार्थी को, राइट। नाउ 23 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रेयर अर्थ, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रेयर अर्थ मेटल दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये देखो जो है स्कैंडियम, लैंथनम एंड शेरियम, ये जो है हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, जबकि रेडियम जो है वो रेयर अर्थ मेटल नहीं है, ठीक है। आई मीन जो नहीं यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अपार्ट फ्रॉम जो है टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स कितने हैं, ये जो है अराउंड 30 है, ठीक है। नाउ 24 नंबर जो है, नोवो नॉर्डिस्क या नॉर्डिक बोल दो, तो मैन्युफैक्चरर किसका है, ऑफ वंडर ड्रग्स किसको बोलते हैं, तो ओजेम्पिक को, ठीक है। अब याद रखना कि ओजेम्पिक क्या है, तो वो है वंडर ड्रग है। इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, तो नोवो नॉर्डिस्क। ये जो है एक मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी है, किस कंट्री का, तो पहले चीज़ देखो कि नोवो नॉर्डिक्स जो है एक कंपनी है, कौन से देश का, तो डेनमार्क का। इसने क्या मैन्युफैक्चर किया है, तो एक वंडर ड्रग नाम का जो है मेडिसिन डेवलप किया है जिसका नाम है ओजेम्पिक, राइट। तो ये याद रखना है। नाउ जो है डी गुकेश अभी किसी को हराया है, किसमें, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में इन दिसंबर 2024। ये किसको हराया था, ऑब्वियसली यूपीएससी का भी PYQ है ये, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम में 2025 का जो हुआ था एग्जाम, वहाँ पे पूछा हुआ था। डी गुकेश ने किसको हराया वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, तो वो है डीन लेरेंग को, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो चाइना से, ठीक है। नाउ 26 नंबर देखोगे, तो हु अमंग द फॉलोइंग आर विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1960 में। यह ट्रीटी जो है साइन हुई थी किसके बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू के बीच में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड वहाँ का जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल थे, कौन था, तो अयूब खान था, उसके बीच में साइन हुई थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन हुई थी जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के बीच में। कहाँ पे हुई थी, तो वह कराची में हुई थी, ना कि लाहौर में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नाउ सेकंड कह रहा है द ट्रीटी अलाउड इंडियंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर।
अब चेनाब, इंडस और झेलम रिवर से इंडियंस जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रिमेंबर दिस कि जो चेनाब, झेलम और इंडस है, इसकी वाटर जो है वो कौन यूज कर सकता है, तो इसका वाटर जो है यूज कर सकता है वो पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है। जबकि इंडिया के लिए कौन सा है, इंडिया कौन सी रिवर का वाटर यूज कर सकता है, तो है रावी, ब्यास एंड सतलज, राइट। तो ये देखो इंडिया जो है यूज कर सकता है रावी, ब्यास एंड सतलज का वाटर, और जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है चेनाब, इंडस, झेलम। जबकि इंडिया जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ यहाँ पे देखो द परमानेंट इंडस कमीशन जो है फॉर्म हुआ था सल, उसमें जो है एक कमिश्नर होना चाहिए फ्रॉम ईच इंडिया एंड पाकिस्तान। एक कमिश्नर जो है परमानेंट इंडस कमीशन जो है सेटअप हुआ था, जिसमें से कि एक कमिश्नर होना चाहिए कहाँ से, एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ हमारा, राइट। पहला गलत हुआ क्योंकि वो लाहौर में साइन नहीं हुआ था, वो कराची में साइन हुआ था, ठीक है। नाउ 27 नंबर क्वेश्चन है कि अलॉन्ग विथ इंडिया का शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम विच अदर कंट्रीज वेयर पार्ट ऑफ अक्सियम 4 मिशन 2025, जो कि कहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था। सी अक्सियम 4 मिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया हुआ था, कब, 2025 में। नाउ इसमें जो है 4 मेंबर गए हुए थे। अब 4 मेंबर कौन से थे, तो एक इंडिया के थे शुभांशु शुक्ला, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी 3 कंट्री के लोग थे, यूएसए के थे एक, ठीक है। इसके अलावा जो है पोलैंड के थे और एक हंगरी के थे, ठीक है। तो इंडिया, यूएस, पोलैंड एंड हंगरी, तो यहाँ पे नॉर्वे नहीं होगा, राइट आंसर 1, 2, 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। और सी शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन है जो कहाँ गए थे, वो इस इंटरनेशनल फर्स्ट इंडियन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड सेकंड इंडियन है टू ओवरऑल स्पेस आफ्टर, पहला कौन थे, तो इंडिया का जो पहली बार स्पेस में गए थे वो कौन थे, आप हमें कमेंट बताना, जिनसे इंदिरा गांधी जो है वो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे बात भी की थी, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडियन सर्वे ऑन, यहाँ पे देखें सेकंड इंडियन स्पेस में कौन थे, ये पहले कौन थे वो कमेंट बताना है। नाउ यहाँ पे देखो 28 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, देखो ऑल इंडिया सर्वे हुआ है कौन सा, ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, कब, 2021-25 का। हाईएस्ट शेयर जो है ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हुए हैं इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, वो कहाँ से आते हैं, तो वो है बेसिकली नेपाल से आते हैं, ठीक है। अब नाउ 29 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 90% जो है हाउस होल्ड पॉपुलेशन है आधार कार्ड। अभी जो है इंडिया में 90% जो है पॉपुलेशन के पास जो है आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ 97% जो है हाउस होल्ड के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 97% ऑफ इंडियंस के हाउस होल्ड में आपको मिल जाएगा इजली। नाउ 96% जो है हाउस होल्ड जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। 83% जो है हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस है टू टॉयलेट फैसिलिटीज़, और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू देखने को आपको मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखो व्हाट डज ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू। ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेटेड है टू ओशन, सीज एंड कोस्ट्स। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था ऑडिटर वाला, वहाँ पे क्या पूछा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी ये किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली जो है हमारी डिजिटल क्रिएटिविटी है ना, वहाँ पे जैसे आजकल कंटेंट क्रिएशन और वो सब सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी किससे रेफर करता है, तो ओशन, सी एंड कोस्ट से। और लक्षद्वीप जो है ये कितने आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो लक्षद्वीप जो है 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है कंप्लीट कोरल आइलैंड है, ठीक है। इसका जो मतलब मेन कैपिटल है, या फिर ऐसे बोल दो कैपिटल, ये कौन सा है, तो कैपिटल है कावाराती, ठीक है।
नाउ यहाँ पे देखो मैत्री सेतु जो है एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा को किससे, बांग्लादेश से। ये किस रिवर पे बनाया गया ये हमें बता देना है। सी मैत्री सेतु जो है किसको कनेक्ट कर रहा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट कर रहा है। ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ये है फैनी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड का मेंबर कौन कौन सा है वो बता देते हैं। जापान है, यूएसए है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएस दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, यहाँ पे यूके नहीं होगा, यहाँ पे जापान होगा, ठीक है। 34 नंबर है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स का बुक किसका है, तो वो है एस जयशंकर का। ये भी यूपीएससी PYQ है। अगेन 2025 का पेपर जो है सारे उठा कर पूछ लिया है, ठीक है। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनिष्क, ठीक है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इससे क्वेश्चन एक पूछता है करंट में, तो सादा तनिष्क जो है ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ था। तो याद रखना है कि सादा तनिष्क जो है वो किसके बीच में हुआ था, सदा तंसिक, ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया एंड सऊदी अरबिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इससे नीति आयोग से पूछे हुए हैं, तो नीति आयोग कंप्लीट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। कह रहा है कि नीति आयोग जो है एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1 जनवरी 2018 को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। इट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन सा है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चेयरमैन जो है नीति आयोग का कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3 एंड 4 जो है वो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब नाउ यहाँ पे चेयरमैन की बात हुई है, तो इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो वाइस चेयरमैन होते हैं अभी जुलाई तक देखा जाए तो वो कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार लहरी। अशोक कुमार लहरी जो है वाइस चेयरमैन है, जबकि CEO टिल 2026 जुलाई ये अभी कौन है, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो BVR सुब्रमण्यम क्या है, CEO है, जबकि इसके जो है वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार लहरी। और वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। अब ये नीति आयोग गलत क्यों है, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीति आयोग कंप्लीट देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन भी है कि नीति आयोग अगेन फिर से पूछा हुआ है कि इसका नीति आयोग का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो नीति आयोग का जो फंक्शन होता है, टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल्स प्लान एट द विलेज लेवल, ठीक है। विलेज लेवल पे जो है क्रेडिबल प्लान्स को फॉर्मुलेट करना काम है नीति आयोग का, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है कि द टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, ये भी बात जो है नीति आयोग के लिए नीति आयोग का फंक्शन है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है पार्टनरशिप विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स। ऑब्वियसली नीति आयोग जो है नेशनल थिंक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है पार्टनरशिप का भी थिंक टैंक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीनों स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के ट्रू है ना, फंक्शन के रूप में। और अब आते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में नीति आयोग को देखेंगे, राइट। नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एस्टेब्लिश हुआ था कब, 2015 में। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, नीति आयोग जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2018 को, तो ये बात गलत है, 2015 होगा, ठीक है। अब ये एक पास हुआ था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन टू रिप्लेस दी प्लानिंग कमीशन। इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था कौन, नीति आयोग। और ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो चेयरपर्सन जो है इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा हमारा वो चेयरमैन होगा नीति आयोग के, राइट। और वाइस चेयरमैन जो है अभी बताया मैंने कि अपॉइंट होता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है वो कौन होते हैं, 4 यूनियन के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉमिनेटेड बाई, जो कि देखो 4 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नाउ इसका जो CEO है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है, जिसका रैंक जो है सेक्रेटरी लेवल का होता है, ठीक है। नाउ ये फुल टाइम मेंबर जो होते हैं वो कौन सा होता है, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए एंड अदर फील्ड्स, ठीक है। स्पेशल इनिशिएटिव्स क्या क्या देखने को मिलेगा, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम डाइवर्स डोमेन जो है ये भी यहाँ पे स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं यहाँ पे,
ठीक है। गवर्निंग काउंसिल जो है ये, इसके नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स जो है ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। नाउ रीजनल काउंसिल इसका देखोगे तो चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते ही हैं, जो कि चेयर होता है बाई प्राइम मिनिस्टर और उनके जो नॉमिनी हैं उनके द्वारा, राइट। अब यहाँ पे देखो मेजर चीज़ें जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है, मेजर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। बट जब बात नीति आयोग की आएगी तो इसके अपॉइंटमेंट जो है, चाहे वो वाइस चेयरपर्सन का हो या फिर सीईओ का हो, दोनों का अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। अब देखो 7 पिलर जो है नीति आयोग का है, 7 पिलर ऑफ नीति आयोग कौन कौन सा है। प्रो पीपल इनिशिएटिव्स लेना है, ठीक है। प्रो एक्टिविटीज़ देखना है, जैसे कि इन रेस्पॉन्स टू सिटीजन नीड। पार्टिसिपेशन देखना है, ठीक है, जिसमें कि सिटीजनरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन हो प्रॉपरली, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ ऑल देखना है, जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और बाकी सारे लोग जो है, किसान, ठीक है, गांव गरीब सब इंक्लूड हो। इंपावर करना है किसको, वीमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स। इक्वालिटी देना है ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूथ एंड ट्रांसपेरेंसी देना है, मेकिंग यूथ विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। ऑब्जेक्टिव इसका देखोगे तो 3 ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सा, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, विलेज लेवल प्लानिंग एंड थर्ड जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिज़ाइन। की इनिशिएटिव अभी तक नीति आयोग क्या क्या ले चुका है, तो यहाँ पे देखना है जो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, वो नीति आयोग का ही है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसको NDP बोलते हैं, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग का है, ठीक है। मिथनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है ये भी नीति आयोग का है। वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग का है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है ये पोषण अभियान, ये भी नीति आयोग का है। डिजिटल इंडिया मिशन जो है या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जो है ये भी नीति आयोग का है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये भी नीति आयोग का है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देखो ये कैसे फ्यूचर, यहाँ से इस एक्सप्लेनेशन से फर्दर क्वेश्चन बन सकता था, वो यहाँ पे आपको जिस एग्जाम्पल मिल जाएगा 41 नंबर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग क्या कह रहा है कि नीति आयोग है 7 पिलर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हैज़ 3 स्पेशल विंग्स। और ये बात ट्रू है, यहाँ पे देखो 7 पिलर, चाहे ऑब्जेक्टिव इसको बोल दो या फिर जो है 7 पिलर्स ऑफ ये जो है विंग्स है, राइट। कौन सा, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, विलेज लेवल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिज़ाइन, राइट। और ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये चीज़ें आपको देखनी है, प्रो पीपल और बाकी सारी इनिशिएटिव्स। तो ये जो है 7 पिलर ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हैज़ 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स, दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये ऑफिशियल आंसर की से राइटली मैच्ड है, तो सो आपको यू डोंट नीड टू वरी। नाउ यहाँ पे देखो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन देखो, कह रहे कि कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड टारगेट्स ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग की बात हो रही है, राइट। अब जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हाई एंड हैवी इंडस्ट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विथ रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। अब इसमें कह रहा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन कौन से कब आए थे। सी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, तो आपको 5 ईयर प्लान काफ़ी बार रिवीजन किया हो, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं देखे होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देना कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस ये 9th 5 ईयर प्लान में आया था, राइट। 1997 से लेकर 2002 तक 9th 5 ईयर प्लान रहा है। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को कब मिला है, 11th 5 ईयर प्लान में देखने को मिला है, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक रहा है। नाउ ड्यूरेशन ऑफ अटैक ऑन डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन रिलेटेड थिंग्स जो है 6th 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से लेकर 85 तक रहा है। करेक्ट सीक्वेंस देखोगे तो 1 हो जाएगा, एंड देन 6th 5 ईयर प्लान जो कि ऑप्शन 4 में है, एंड देन फिर 9th 5 ईयर प्लान जो कि ऑप्शन 2 में है, एंड देन 11th 5 ईयर प्लान जो कि ऑप्शन 3 में है। 1 4 2 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। यहाँ पे 12th 5 ईयर प्लान भी देख लो, जो कि 2013 से लेकर ये कब तक चला था, 2012 से 17 था या 18 था, 2013 से शायद 17 था, ठीक है, सॉरी 2012 से 17, 5 सालों के लिए। 12th 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ पे, ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया था, है ना, और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस किया था। फास्टर ग्रोथ होना चाहिए, बेसिकली इसको जो है इसका थीम था फास्टर सस्टेनेबल
ठीक है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को कौन सा मिलेगा, कौन से 5 ईयर प्लान में, तो ये है 12 5 ईयर प्लान में देखने को मिलेगा। तो जीरो फिजिकल डेफिसिट वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे देखो 11th में क्या था कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ देखना है प्लस जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। यहाँ पे देखो फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्लूसिव ग्रोथ भी है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कौन से 5 ईयर प्लान में है, तो 12 5 ईयर प्लान में है। नाउ 14 नंबर देखो कि व्हाट इज द टारगेट, किसका टारगेट ग्रोथ रेट था 10th 5 ईयर प्लान का, तो वो बेसिकली था 8%। राइट, नाउ ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ये देखो यहाँ पे फिर से नीति आयोग का क्वेश्चन ही है। अब कह रहा है कि नीति आयोग जो है रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट ए मूव टुवर्ड्स अ मोर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, दोनों ऑप्शन जो है राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि भागलपुर सिटी जो कि बिहार में है वो स्पेशली किस लिए नॉन है, तो ये है बेसिकली दूसर सिल्क के लिए। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी भी कहा जाता है। नाउ यहाँ पे देखो ये जमुई वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जमुई जो कि बिहार में है, नॉन फॉर इट्स किसके लिए, अराउंड 41 टू समथिंग 42% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व है इंडिया में। तो गोल्ड रिजर्व के लिए किसको जाना जाता है, तो जमुई को जाना जाता है। ठीक है, बिहार में। नाउ डीपी धर देखो, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। डीपी धर जो है प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड कौन सा, तो बिहार का जो 5th 5 ईयर प्लान था वो डीपी धर ने लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ 6 नंबर देखो 46 नंबर देखो कि बिहार इकोनॉमी हैज़ 7 सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट, बिहार इकोनॉमी जो है सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ग्रोथ देखा है बिहार ने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस और ये जो है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दोनों एसेशन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। ठीक है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ 47 नंबर देखो कि मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी परसेंटेज जो है जो ऑफर हुआ था फॉर द इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग ₹50 करोड़ अंडर द बिहार टूरिज्म पॉलिसी, इतना वो कितना कैपिटल सब्सिडी का था, तो वो बेसिकली था 25%। राइट, अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि बिहार का टूरिज्म पॉलिसी कब आया था, तो 2023 में आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो 48 नंबर क्वेश्चन, द सेक्टर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, वो कौन सा है, बेसिकली पब्लिक वर्क जो है वो सेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया, पब्लिक वर्क। राइट, द मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटी, मेन फोकस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया क्या था, तो वो बेसिकली था डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। जो कंसेप्ट है ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वो रिलेटेड है किससे, तो बेसिकली सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंपिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, तो वह बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके हम कंपिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। नाउ 52 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ become the first state in the country to get L root server। L root server क्या होता है, ये जो है डोमेन नेम सिस्टम, इट इज़ अ डोमेन नेम सिस्टम ऑफ रूट सर्वर दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ ग्लोबल इंटरनेट। राइट, और इसको पहला L रूट सर्वर को अडॉप्ट करने वाला कौन था, तो वो था राजस्थान। राइट, नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, वो कौन सा है, इज, तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय स्पार्किंग इनोवेशन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, और ये तीनों है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। द डाटा सेंटर प्राइमरीली फंक्शन एज, डाटा सेंटर कैसे फंक्शन करता है, एक फिजिकल फैसिलिटीज होता है फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का डाटा सेंटर। नाउ यहाँ पे देखो लैंडमार्क है और ये नॉन फॉर, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो जो है ये किसके लिए जाना जाता है, तो दिल्ली मेट्रो जो है पहला मेट्रो था सिस्टम इन इंडिया टू यूज ड्राइवरलेस मेट्रो, तो ड्राइवरलेस मेट्रो यूज़ करने वाला पहला मेट्रो कौन है, तो इंडिया में दिल्ली मेट्रो है। नाउ बांद्रा वाली सी लिंक, ठीक है, बांद्रा वारली सी लिंक, ये जो है क्या लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया में, गलत बात है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है टालेस्ट स्टैच्यू है इन द वर्ल्ड, ये भी बात ट्रू है। ठीक है, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्टली मैच्ड।
ठीक है, पहला एंड तीसरा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है वो देखो, बांद्री वाली सी लिंक जो है इंडिया का फर्स्ट 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज है जो कि ओवर ओपन सी है। तो पहला तो देखो कि बांद्रा वाली सी लिंक जो है मुंबई में ऑब्वियसली, ये 8 लेन इंडिया का पहला फर्स्ट 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज है। यहाँ पे यह याद रखना है कि केबल स्ट्रेट ब्रिज है, ठीक है, ऑन दी ओपन सी, ओवर ओपन सी। अब ये जो है इसका लेंथ कितना है 5.6 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया कौन सा है, यहाँ पे देखोगे तो जो अटल सेतु बना था कहाँ पे, मुंबई में, जो कि मुंबई को किससे कनेक्ट करता है, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। 21.8 किलोमीटर उसका लेंथ है, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो 56 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग रैंक लोएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया। तो जो इंडिया में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको पता है कि पहले जो है प्रेसिडेंट आते हैं, फिर जो है उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, एंड देन जो है प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एंड बाकी दिन फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन विद इन द स्टेट। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 नंबर पे आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट 2 पे, तीसरे पे प्राइम मिनिस्टर। अब ना यहाँ पे रैंक लोएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लो, तो ये इसमें से इन तीनों में से तो नहीं है। यहाँ पे देखो चौथे नंबर पे कौन आते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं विद इन हिज और हर स्टेट। ये याद रखना है कि गवर्नर ऑफ स्टेट 4th पोजीशन पे आते हैं। नाउ 5th पोजीशन पे कौन आते हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो आते हैं। 6th नंबर पे कौन आते हैं, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो आएंगे, एंड 7 नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, राइट। तो कह रहा है कि इस अरेंजमेंट में लोएस्ट नंबर पे कौन है, तो 7th पोजीशन पे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नाउ 57 नंबर कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स, जो लोकसभा का स्पीकर है उनको रिमूव करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, तो उनके लिए क्या चाहिए होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी होता क्या है वो देख लेते हैं कि ये 50% ऑफ मेंबर्स जो हैं ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि मतलब जितना टोटल सीट होगा ना हाउस का, उसमें से जो अभी करंट वैकेंट होगा उस सीट को घटा दो तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। काइंड ऑफ लेट से कि 545 ओवरऑल सीट है, एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे 550 ओवरऑल सीट है, ठीक है, लोकसभा में। अब इसमें से जो है लेट से कि 5 जो है वैकेंट सीट है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितना हो गया, तो 545 हो गया, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% चाहिए आपको, ठीक है, तभी जाके रिमूव किया जाएगा स्पीकर को। अब स्पीकर को अभी रिमूवल के लिए जो है रिजोल्यूशन लाया गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो गया है, मतलब अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी तक कितने स्पीकर्स को अभी तक हटाने की कोशिश की गई है। तो टोटल स्पीकर्स अभी तक कितनी बार, 4 स्पीकर के खिलाफ जो है रिमूवल का जो है रिजोल्यूशन लाया जा चुका है ना। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने ऑडिटर के जो पेपर है वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से स्पीकर को हटाया गया था, मतलब उसके खिलाफ रिजोल्यूशन लाया गया था रिमूवल का, और कौन जो है कौन कौन रिमूव हुआ था, काइंड ऑफ इवन स्पीकर का नाम भी अभी रिसेंटली ओम बिरला के खिलाफ लेकर आया गया था ये, ठीक है। अब देखो जो इफेक्टिव मेजोरिटी है वो किसको किसको हटाने के लिए लाया जाता है, तो बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो रिमूव करने के लिए लाया जाता है स्पीकर को, ऑब्वियसली लोकसभा, एंड डिप्टी स्पीकर को भी ऑफ द लोकसभा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो इम्पीचमेंट से नहीं होता है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का होता है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ रिमूव करना होगा, रिमेंबर दैट, जो कि आर्टिकल 67 के थ्रू डिफाइंड है। नाउ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल जो है 94 है, यहाँ से रिमूव किया जा सकता है ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, उनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है, और ये आर्टिकल 90 में मेंशन है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से किसको किसको हटाया जा सकता है, तो वो है स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, ठीक है। 58 नंबर है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है कि कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है इज इंडियन इनोवेशन, बिल्कुल ये इंडिया में इनोवेट हुआ था। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये बात गलत है, सी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जबकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा ओनली। 59 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टीमेट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टीमेट कमिटी जो है वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मेथाई कमिटी। जॉन मेथाई कमिटी के रिकमेंडेशन पे एस्टीमेट कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, और यू कैन से कंस्टिट्यूट किया गया था। राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी, ये बात ट्रू है।
अब सी, ये देखो कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, कि राज्यसभा का एक भी मेंबर एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ एस्टीमेट कमेटी देखो ये लार्जेस्ट कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी है हमारे, राइट, जो इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं और सारे जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स स्पेशल प्रिविलेज और प्रोविजन फॉर मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। देखो स्पेशल प्रिविलेज के लिए जो है या प्रोविजन के लिए हम पार्ट 21 में जाते हैं। पार्ट 21 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन स्टेट्स है। अब ये कितने स्टेट्स हैं, तो वो है 12 स्टेट्स, राइट। अब कौन कौन सा है वो अभी हम देखेंगे, जो कि आर्टिकल 371 से लेकर 370 जे तक है, ठीक है। अब मणिपुर के लिए कौन सा है, आर्टिकल 371 सी। अब ए बी डी किसके लिए है वो भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है फर्दर रिपीट हुआ था झारखंड पीसीएस से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है पार्ट 21 का जो अदर आर्टिकल्स सब आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। देखो 371 जो है वो कौन सा है, गुजरात एंड महाराष्ट्र के लिए है स्पेशल प्रोहिबिशन। नाउ 371 ए, अब नाउ 371 बार बार नहीं बोलेंगे आप, ए बी सी समझ जाना, ठीक है। ए किसके लिए है, नागालैंड, बी किसके लिए है, असम, सी किसके लिए है, मणिपुर, डी किसके लिए है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। और ई भी है यहाँ पे जो एजुकेशनल प्रोविजन और बाकी सारी चीज़ें रिलेटेड है स्पेशल फीचर्स, तो वो भी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिलेटेड ही है ना। एफ जो है वो किसके लिए है, सिक्किम के लिए है। जी जो है वो किसके लिए है, मिजोरम के लिए है। एच जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए है। और आई जो है वो किसके लिए है, गोवा के लिए है। और जे किसके लिए है, कर्नाटका के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है वो किसके लिए है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे सेपरेट नहीं हुआ था इसलिए, नहीं तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश के लिए ही था। नाउ 371 ए जो है वो किसके लिए है, ऑब्वियसली नागालैंड, ठीक है। 371 बी किसके लिए है, तो वो है असम, है ना। ओके, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक जगह मिल गया और फर्दर याद भी रहेगा। नाउ 61 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है किसके लिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है किस चीज़ का, कमिटीज़ जो कि रिलेटेड है टू लोकल गवर्नमेंट। अब सी, ये जो है लोकल गवर्नमेंट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1992 में, है ना। नहीं सॉरी, कुछ और बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये जो है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। अब इसमें जो है कौन कौन सी कमेटी रिकमेंड की थी वो सब सारे हम देखते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। कौन सा है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अभी ऑब्वियसली आपको पता है कि ये पंचायती राज से रिलेटेड है। नाउ जीवीके राव, अशोक मेहता और थंगन कमेटी, ये सारे जो है पंचायती राज से हैं। कब कब आया था बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में आया था। जीवीके राव कमेटी जो है 1985 में आया था। अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में आया था। एंड थंगन कमेटी जो है 1988 में आया था, राइट। सीक्वेंस जो है 1 3 2 4, इसका आंसर तो हमें मिल गया, बट हमें याद कैसे रहेगा ये चीज़ें, आपको ये पता होना चाहिए कि दो मेजर पूछता है, बलवंत मेहता कमेटी या बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो है 3 टियर स्ट्रक्चर दिए थे, ठीक है, पंचायती राज का। और अशोक मेहता जो है वो 2 टियर, ठीक है, इन्होंने ये रिकमेंड किया था। ये दोनों बार बार पूछा जाता है इसलिए याद रखना, इनका डेट भी याद रखना कि बलवंत राय मेहता जो है 1957 में और अशोक मेहता 1977, यानी कि 20 साल के गैप के बाद, ठीक है। अब सीक्वेंस याद कैसे करना है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको, तो यहाँ पे देखो याद ट्रिक है कि बैग ऑफ लिन्वेंट जनरल या लिन्वेंट गवर्नर काइंड ऑफ कुछ भी ले लो, ठीक है। हमें याद रखना है BAG फिर LTNG। अब यहाँ पे T कैपिटल कर लो ताकि याद रहेगा कि ये भी पार्ट ऑफ ट्रिक है। सी नाउ यहाँ पे देखो कि पहला है बलवंत राय, दूसरा है कौन सा, अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है GVK राव कमेटी, चौथा है LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। और पांचवा है थंगन कमेटी और जी है गढ़जिल कमेटी, राइट। इससे सीक्वेंस मिल जाएगा। अब LN सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही जो है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो है LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने जो पेपर डिस्कस किया हुआ है BPSC के पॉलिटी के 5 साल का, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंप्लीट डिटेल में सारे उसके डेट्स
मेंबर्स एंड बाकी सारी चीज़ें जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो आई होप कि आप उसको देख लोगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कौन से मेंबर नहीं थे, तो अरुणा अशरफ अली जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित एंड राजकुमारी अमृत कौर ये जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखोगे तो ओवरऑल कितने वीमेन थे, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वीमेन मेंबर्स थे, राइट। अरुणा अशरफ अली को मेरे ख्याल से ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। 65 नंबर जो है, फ्रॉम विच सोर्स डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। अब देखो अगेन मैंने जो बताया ना कि पॉलिटी का जो मैंने डिस्कस किया है लास्ट 5 सालों के बीपीएससी के पेपर्स को, ठीक है, उसमें सारे कुछ मेंशन है यार। आई होप कि उसको कर लोगे तो आपको पॉलिटी कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इफेक्टिव है। और ये कितने दिन मतलब टाइम में कंप्लीट कर दिया मैं वो वीडियो, लगभग 2 घंटा से कम में कंप्लीट कर दिया, तो डू वॉच दैट वीडियो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यसभा मेंबर्स का जो प्रोविज़न है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से हमने बोरो किया है, तो ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बाकी ये सब एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज़ डू वॉच। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन नहीं थे वो हमें बताना है। तो सैयद मोहम्मद सदौला थे, गोपाला स्वामी अयंगार ये भी थे, अलादीन कृष्ण स्वामी अयंगार ये भी थे, अपार्ट फ्रॉम दैट KM मुंशी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट BR अम्बेडकर। टोटल मेंबर जो है कितने थे, 7 थे। BR अम्बेडकर जो है इसके चेयरमैन थे, ठीक है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी कब, 29 अगस्त 1947 को, मतलब हम जब आज़ाद हो गए थे उसके बाद से ये सेटअप हुई थी, ठीक है। मेंबर कौन नहीं थे, तो VT कृष्णामाचारी नहीं थे, राइट। ये भी ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कमेटी रिलेटेड मैंने डिस्कस किया उस पॉलिटी के वीडियो में, प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इन द फर्स्ट कैबिनेट जो इस्टेब्लिश हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका पोर्टफोलियो का हमें डिस्कस करना है। पोर्टफोलियो में भी किसका, तो कॉमर्स जो है कौन होल्ड कर रहे थे बेसिकली, तो CH भाभा थे। बाकी जो ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो कॉमर्स कौन डील कर रहे थे, तो CH भाभा पहले कैबिनेट का बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन ये अपने पास रखते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंटिफिक रिसर्च जो होगा वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले होम मिनिस्टर थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनके पास था। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स भी इन्हीं के पास था, सरदार पटेल के पास। राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर था। तो ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी पूछा गया है, एजुकेशन था इनके पास में। डॉक्टर जॉन मिथाई जो कि हमारे ऑप्शन में थे, ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट था इनके पास। RK संगमुखम चेट्टी इनके पास जो है फाइनेंस था। तो ये याद रखना है कि फाइनेंस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट किसके पास था, आई मीन फर्स्ट कैबिनेट में जो है RK संगमुखम चेट्टी के पास था। जबकि जो इंटरीम कैबिनेट बैठी थी उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री लियाकत अली खान के पास में था, ठीक है। तो इंटरीम कैबिनेट में लियाकत अली खान के पास था किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड जो फर्स्ट कैबिनेट बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास था, RK संगमुखम चट्टी के पास था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर के पास लॉ था, जबकि जॉन मिथाई जो है उस टाइम पे इंटरिम कैबिनेट में जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कौन थे, वो आप कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। नाउ जगजीवन राम के काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेबर जो है इनके पास मिनिस्ट्री था। अपार्ट फ्रॉम दैट सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस था, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर के पास जो है हेल्थ मिनिस्ट्री थी। CH भाभा जो कि हमारा क्वेश्चन है वो कौन है, इनके पास कॉमर्स है, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवी के पास कम्युनिकेशन था, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज रिलेटेड थिंग था, मतलब पोर्टफोलियो था। एंड VN गडजिल के पास क्या था, तो वर्क, माइन एंड पावर था, ठीक है। ये जो है कंफ्यूजन ना हो तो इंटरिम कैबिनेट एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दोनों का पोर्टफोलियो अच्छे से देख के जाना ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है क्वेश्चन 66 नंबर, सिटीजन ऑफ कनाडा जो रिसाइड करता है इन इंडिया वो कैन नॉट क्लेम द राइट टू, बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया होगा वो बेसिकली कह रहा है कि इंडियंस राइट एंड फॉरेनर राइट्स से रिलेटेड डिस्टिंग्विश करना है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि फॉरेनर जो है कौन से राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। नाउ इंडियंस एक्सक्लूसिव राइट है टू ओनली इंडियंस, वो कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। अब ये जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 के अंडर आता है, तो ये जो है 25 to 28 में आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है।
तो ये जो है सिटीजन ऑफ कनाडा क्लेम कर सकता है। जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये जो है आर्टिकल 19(1) में आता है, और 19(1) जो है एक्सक्लूसिव है टू इंडियंस है, तो इसलिए कनाडा का सिटीजन या कोई भी फॉरेन सिटीजन जो है उसको कैनॉट क्लेम करता है, कैनॉट क्लेम एज ए राइट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है, यहाँ पे 25 to 28 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वो भी क्लेम कर सकता है सिटीजन ऑफ कनाडा। प्रोटेक्शन अरेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस ये भी कर सकता है, जो कि आर्टिकल 20 के अगेन 20 के अराउंड। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन इससे प्रोटेक्शन सीख कर सकता है। ठीक है, इन सर्टेन केसेस ए फॉरेन सिटीजन, राइट। नाउ जस्ट ये आपको याद रखना है कि 19 कौन कौन सा, मतलब आई मीन जो है ओनली इंडियंस के पास कौन होता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये किससे डील करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन कर लोगे। 67 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज नॉट इंसर्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था। सी यहाँ पे आर्टिकल 43A तो किया गया था एंड 39A भी किया गया था। नाउ यहाँ पे देखो 38 और 39 बिना कुछ सब जैसे ABC नहीं लगता है ना, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आता है, वो ओरिजिनली एडेड था। बट यहाँ पे देखो 38 होगा, शायद ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंगली यही था। नाउ 68 नंबर जो है क्योंकि 39 में फर्दर ऐड किया गया था, तो हो सकता है ऐसा उसको कंसिडर किया गया हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर किसको देता है, तो ये दोनों को देता है। किसको किसको, सुप्रीम कोर्ट को भी एंड हाई कोर्ट को भी। ठीक है, नाउ 69 नंबर जो है द पावर टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पावर टू एस्टैब्लिश करना है कॉमन हाई कोर्ट किसके लिए, 2 और मोर स्टेट्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो किसका है, हरियाणा का भी है, ठीक है, पंजाब का भी है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट खुद चंडीगढ़ का भी है। ठीक है, तो ये कॉमन हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है, वो किसके थ्रू आया, आर्टिकल 231 के थ्रू आया। ठीक है, नाउ कॉमन हाई कोर्ट्स रिलेटेड जो है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसके लिए प्रोविजन आया था, राइट। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आपको याद रखना है रिलेटेड टू कॉमन हाई कोर्ट से। अब नाउ कॉमन हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश कौन कर सकता है, ये जो है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्वियसली पार्लियामेंट करेगा कॉमन हाई कोर्ट्स, है ना। लेकिन जो उसके कॉमन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, बाकी उसके मेंबर्स हैं, इवन गवर्नर रिलेटेड मेजर काम जो है प्रेसिडेंट का होता है। एक बार देख लेना कॉमन हाई कोर्ट रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो सब सारे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अनअपोज किसने, कौन इलेक्ट हुए थे, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है। 71 नंबर ये कह रहा है कि DK खारवे जो है वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदूज वीमेन, ये गलत बात है। ठीक है, इनका एक किताब है लुकिंग बैक, राइट। तो लुकिंग बैक किताब किसका है, तो वो है DK खारवे जी का। ठीक है, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है। DK खारवे जी जो है काफ़ी हायर एजुकेशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ कह रहा है तो नॉट ट्रू आपको पता चल गया कौन सा है, ऑप्शन ए ही। बाकी ट्रू स्टेटमेंट 3 है, उसको देख लेते हैं कि फर्दर हमारे एग्जाम में काम आ जाए। एनी बेसेंट जो है ऑफ द मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी, बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है मद्रास में था। स्टैब्लिश किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, मतलब मद्रास में। जो असर्टेड दैट इन एंशियंट टाइम्स हिंदू वीमेंस वेयर एडुकेटेड एंड मूव्ड फ्रीली इन सोसाइटी, जो इनका कमेंट था, ठीक है, एनी बेसेंट का, वो कहते थे कि एंशियंट टाइम्स में जो हिंदू वीमेंस थी वो ज़्यादा एजुकेटेड थी, पहला। दूसरा था कि वो मूव फ्रीली कर सकती थी इन द सोसाइटी। थर्ड जो है आर्य समाज ऑफ नॉर्थ इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन। जो आर्य समाज था किसका, नॉर्थ इंडियन का, उसने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन, ये बात ट्रू है। ठीक है, और आर्य समाज को एस्टेब्लिश किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और यहाँ पे देखो हंटर कमीशन की बात कर रहा है कि हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था 1882 में आया था, ये रिकमेंड किया था कि मोर लिबरल ग्रांट्स इन एड फॉर गर्ल्स स्कूल देन फॉर बॉयज़ एंड स्पेशल स्कॉलरशिप एंड प्राइज फॉर गर्ल्स। ठीक है, मतलब ज़्यादा देना है फॉर गर्ल्स एजुकेशन ग्रांट इन एड, ये बात हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है 1882 में दिया था। ये कौन लेकर आया था, तो विलियम हंटर लेकर आया था। ठीक है, और गवर्नर उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था हरिपन।
ठीक है। तो हंटर कमीशन अगर बोले तो ये किसके टाइम पे आया था, तो रिपन के टाइम पे आया था, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ये ट्रू है, याद रखना फर्दर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि when the two nation theory was gaining momentum, who taunted the Morlem into reforms by saying that the real originator of Pakistan, यानी कि रियल ओरिजिनेटर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट इकबाल और जिन्ना बट मिंटो। बेसिकली जो है ये बात राजेंद्र प्रसाद जी कहे थे। इन्होंने और भी बात कही थी कि राजेंद्र प्रसाद जी जो यही स्टेटमेंट को ऐसे कहा था कि फादर ऑफ पाकिस्तान जो है किसको कंसिडर किया था, तो वो बेसिकली मिंटो को किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद ने फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा है, तो मिंटो को कहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखना कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि टू नेशन थ्योरी जो है ये इसके फादर किसको कहा जाता है, तो टू नेशन थ्योरी के फादर जो है सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है, ठीक है, जो लॉयल थे टू ब्रिटिशर। काफ़ी सारे इनके देखोगे आप, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा जा रहा है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट, है ना। तो टू नेशन थ्योरी जो है जिन्ना से कंफ्यूज नहीं होना है। टू नेशन थ्योरी जो है उसके फादर किसको कहा जाता है, सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहा है, तो मिंटो को कहा है, ठीक है। 73 नंबर देखो, यहाँ पे रियल नेम और उसके पॉपुलर नेम, ठीक है, उससे मैच द फॉलोइंग है हमारे। यहाँ पे देखो मूल शंकर जो है, मूल शंकर पांडे, ये किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है, हमारे आर्या समाज वाले, ठीक है। और नरेंद्र नाथ दत्त ये किसको कहा जाता है, हमारे स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। अब देखो गदाधर चट्टोपाध्याय ये किसको कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस को का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका क्या नाम था, बागिनी निवेदिता, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन मिल जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन डी, राइट। यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके याद कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्पेनिश फ्लू देखो फर्स्ट टाइम जो है रीच हुआ था इन द सिटी ऑफ, इन विच सिटी ऑफ इंडिया, पहली बार 1918 में स्पेनिश फ्लू का कौन सी सिटी में आया था, तो वो बॉम्बे में आया था, राइट। अब यहाँ पे देखो एज ऑफ कॉन्सेंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि एज ऑफ कॉन्सेंट जो है वो एक्ट पास हुआ था 1891 में, उससे रिलेटेड इट वाज बहरामजी मलाबारी जो कि एक पारसी रिफॉर्मर थी, कहाँ से, बॉम्बे से, हु एडवोकेट फॉर दिस लेजिस्लेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लीड बाय बाल गंगाधर तिलक, ये जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपोज किए थे, कौन सा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, तो इसको अपोज किए थे, सपोर्ट नहीं, राइट आंसर ऑप्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है एज ऑफ कंसेंट एक्ट कौन लाया था, तो बहरामजी मालाबारी जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, बॉम्बे से। अब 76 नंबर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये यूपीएससी 2022 का पीवाईक्यू है। कह रहा है कि द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड बाय द गुजराती रूलर्स। अब देखो गुजरात खुद वेस्ट में है, ठीक है, तो डच कैसे ईस्ट कोस्ट में एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट, लॉजिकल है यहाँ पे। नाउ सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखोगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, ये बात ट्रू है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, कब, तो ये था 1510 में, राइट। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो क्या किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। नाउ थर्ड नंबर जो है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी बात ट्रू है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है 2 और 3। अब नाउ 77 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज परमानेंटली एसोसिएटेड विथ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार, मेकिंग महात्मा गांधी फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन मास मूवमेंट, ठीक है। तो ये कौन था, ऑब्वियसली आपको पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने लीड किया था, ठीक है। इंडिया का पहला मास मूवमेंट था ये, फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था महात्मा गांधी जी का ऑल्सो। तो ये जो है प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड कौन थे इनमें से, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मार्क द फॉर्मल लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये जो है बेसिकली जो फॉर्मल लॉन्च हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो वो था नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920। इसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे, ये कमेंट में आप कर देना, ठीक है। आई होप कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद से एक एफर्ट तो आप कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको सपोर्ट किया था
सपोर्ट किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था, बट ही डाइड। हाँ हाँ, बट ही डाइड ड्यूरिंग हीज लंच, मतलब ही डाइड ड्यूरिंग एनसीएम लॉन्च। जैसे ही एनसीएम जो है लॉन्च हुआ, ठीक है, क्या है यार, एनसीएम लॉन्च हुआ उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कैन नॉट सी दी लॉन्च ऑफ दिस मूवमेंट। तो वो था बीजी तिलक। कौन थे? बीजी तिलक थे। 1920 में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट आपको पता है कि 1919 में हुआ था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग मस्करा 1919 में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट आपको देखने को कब मिलेगा? 4 या 5 फैब ही है 1922 में, जिससे कि सस्पेंड हो गया था, सस्पेंडेड एनसीएम, राइट। अब जो है 79 नंबर की कह रहा है कि व्हेन वॉज बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो है 1868 में इस्टेब्लिश हुआ था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? वो देख लो कि ये जो है मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश हुआ था साइंटिफिक सोसाइटी। एंड कौन इस्टेब्लिश किए थे? तो मौलवी सैयद इमदाद अली खान बहादुर। तो मौलवी सैयद अहमद याद रखना है, मोहम्मद सैयद अली, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। कब हुआ था? 1868 में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हु वॉज द लीडर ऑफ इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857 फ्रॉम जगदीशपुर। काफ़ी बार रिपीट है, कुंवर सिंह होंगे इसका आंसर। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट पीटर। साल्ट पीटर बेसिकली ओपीएम, ठीक है। और मस्ट जो है सेंटर कौन था? बिहार था, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट था वॉज इंट्रोड्यूस इन 1793 किसके द्वारा? लॉर्ड कर्नवालिस इसके द्वारा। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे वाले साइड में कौन सा था? रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो था, ठीक है, जो कि थॉमस मोर और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा था। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बागा जतीन। बागा जतीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। कि ही लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट इन बंगाल, ये बात गलत है। ही लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1828। जो बरदौली सत्याग्रह है वो 1821 में कौन लॉन्च किए थे? तो उसके लीडर आई मीन कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल, ठीक है। नाउ बागा जतीन के बारे में देखो, जो थर्ड स्टेटमेंट है, ही वॉज एसोसिएटेड विथ जुगांतर रिवॉल्यूशनरीज ग्रुप एंड डाइड फाइटिंग ब्रिटिश फोर्स एट बालासोर इन 1915। अब ये दो स्टेटमेंट याद रखना है बागा जतीन के बारे में कि बागा जतीन जो है जुगांतर पार्टी से थे एसोसिएटेड, ही वॉज अ मेंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, ठीक है। और वो जो है ब्रिटिश फोर्स से लड़ते लड़ते कहाँ मर गए थे? तो बालासोर में मर गए थे, मतलब लड़ते लड़ते, जो कि 1915 में ये इंसिडेंट हुआ था। नाउ डी ऑप्शन कह रहा है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात गलत है। फर्स्ट इंडियन जो है जो प्रेसिडेंट बने थे किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो थे WC बनर्जी, ठीक है, जो कि 1885 में। कहाँ पे? तो बॉम्बे में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1885 में ऑब्वियसली बाई A.O. ह्यूम, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में क्वेश्चन है कि इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी ROAR का जो 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2025 में यूपी ROAR का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 23 जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ रिसेंट एग्जाम जो है अलग अगल बगल के एग्जाम होते हैं जो अदर स्टेट्स के, उसके क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं हमारे पेपर में। तो मेक श्योर टू डू दैट। अब यही बोलेंगे, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो है ही वॉज द प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन ऑफ INC इन 1929। देखो 1929 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, INC के प्रेसिडेंट। वेयर पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर, तो ये बात गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब? तो 1939 में इन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन के बाद से, ठीक है,
फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना, 1939, है ना। अब नाउ बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एंड वर्क एक्टिवली फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बात ट्रू है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब इन्होंने प्रिसाइड कौन सा किया था, तो 1887 का जो सेशन था, थर्ड INC का सेशन, है ना, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे किसके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इनका जो है मेजर रोल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ डी नंबर क्वेश्चन है कि ही लॉन्च द अलीगढ़ मूवमेंट फॉर मुस्लिम एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो कौन थे उससे एसोसिएटेड, तो सैयद अहमद खान थे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेना कि इसको कंफर्म कर लेना कि अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड जो है सैयद अहमद खान ही थे ना, या कोई और था, ठीक है। करेक्शन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, अरेंज द फॉलोइंग, फेमाइन कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। अब देखो ये सब जो सारे हैं, मैकडोनल्ड या स्ट्रेची या लेल या कम्पबेल, ये सारे जो है फेमाइन रिलेटेड कमीशन है। ये कब आया था उसको क्रोनोलॉजी में बताना है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। देखो यहाँ पे मैकडोनल्ड फेमाइन कमीशन जो है 1900 में आया था, जब लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे फेमाइन आया था, और फेमाइन कमीशन किसने सेटअप किया, कर्जन ने सेटअप किया था किसके अंडर, तो लॉर्ड मैकडोनल्ड के अंदर 1900 में। नाउ स्ट्रेची कमीशन में ये भी फेमाइन आया था 1880 में आया था, जो कि लीटन के टाइम पे आया था, ठीक है। तो स्ट्रेची कमीशन किसने सेटअप किया था, तो लीटन ने किया था। लॉयल कमीशन जो कि फेमाइन रिलेटेड है 1897 में फेमाइन आया था, और लॉर्ड एलिंग जो था ये जो है सेटअप किया था। कैम्पबेल जो है 1886 में हुआ था, जॉन्स और लॉरेंस जो है सेटअप किया था। कैम्पबेल कमीशन रिलेटेड टू फेमाइन था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, 1866 जो कि जॉन लॉरेंस के टाइम पे आया था, कैम्पबेल, ठीक है। तो पहले डी आ जाएगा, फिर उसके बाद से कौन सा आएगा, तो 1880 स्ट्रेची कमीशन आ जाएगा, बी, ठीक है। 1897 लॉयल कमीशन जो है, सी, एंड 1900 वाला मैकडोनल्ड कमीशन, ए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 86 नंबर, विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ बलबन से एसोसिएटेड कौन सा नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इसने कहीं नहीं किया था, ठीक है। बाकी जो है चालगानी टुक्स इनसे एसोसिएटेड था, इसको एबॉलिश कर दिया था इसने, चालगानी सिस्टम को। बलबन है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है इसने अडॉप्ट किया था किसके अगेंस्ट मंगोल्स एंड मराठास, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है बलबन का ही है। मामलुक डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। इसका जो टाइम पीरियड है ये याद रखना, 1266 से समथिंग कुछ और था, तो 1266 याद रखना कि 1266 से स्टार्ट किया था इसने। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, नॉट एसोसिएटेड बोला है। नाउ 87 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मेड वेरियस denunciation of the indigo planters and supported the case of cultivators during indigo riots, तो कौन सा न्यूज़पेपर बेसिकली सपोर्ट किया था, ये बात पूछ रहा है इंडिगो प्लांटर्स का ड्यूरिंग इंडिगो राइट्स, तो वो था हिंदुस्तान पैट्रियोट्स। 88 नंबर क्वेश्चन है कि हुज ओपन लेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू लॉर्ड कर्जन फोर्स द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू पब्लिश एन ऑफिशियल रिब्यूटल एंड ऑल्सो इनिशिएट रिफॉर्मेटरी इकोनॉमिक मेजर्स। तो बेसिकली आपको अगर ये पता होगा कि इकोनॉमिक रिलेटेड मेजर एक्शन किसने लिया है, दादा भाई नौरोजी, BR अम्बेडकर एंड RC दत्त, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा, और उसके जो है रिस्पॉन्स में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक पब्लिश किया था ऑफिशियल रिब्यूटल, ठीक है, जो कि रिफॉर्म करे इकोनॉमिक मेजर को, ठीक है। और याद रखना है RC मेजर ये कौन था, एक्शन कौन लिया था, तो जो लॉर्ड कर्जन का जो भी एक्शन था उसके अगेंस्ट में ये सब सारे जो है ओपन लेटर पब्लिश किए थे, वो थे कौन, RC दत्त, ठीक है। नाउ 89 नंबर कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट बताना है इसमें से। खुदाई खिदमतकार जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इनको जो है ये फ्रंटियर गादी भी कहा जाता है, ठीक है। खुदाई खिदमतगार या रेड कुर्ती रेड शर्ट मूवमेंट जो है, ठीक है, लाल कुर्ती भी बोलते हैं उसको, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान से है खुदाई खिदमतगार। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो है, मतलब फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट इवन जो वो क्या बोलते हैं भारत रत्न, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था। ना वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये जो है अल्लाह बख्श, ये करेक्टली मैच्ड है। खाकसर पार्टी जो है ये किसका है, आलमा मासरिकी का है।
नाउ कृषक प्रजा पार्टी जो है इसके लीडर अब्दुल हक नहीं है, जबकि AK फजलुल हक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कृषक प्रजा पार्टी जो है, कृषक प्रजा पार्टी के जो फाउंडर बोलो या फिर जो भी, वो AK फजलुल हक है। ठीक है। नाउ 90 नंबर कह रहा है कि बख्तियार खिलजी, व्हेन बख्तियार खिलजी अटैक्ड तिरहुत इन 1202 एंड 3 ड्यूरिंग द हिज इन्वेजन ऑफ बंगाल, व्हाट वाज द आउटकम फॉर इट्स रूलर राजा नरसिम्हदेव। बेसिकली दो चीज़ याद रखना कि जब बख्तियार खिलजी ने तिरहुत को अटैक किया था तो उस टाइम पे जो रूलर्स थे कर्नाट डायनेस्टी के, वो कौन थे? नरसिम्हदेव थे। ठीक है। आउटकम क्या हुआ कि हिज किंगडम वॉज परमानेंटली एनेक्स्ड बाई खिलजी, तो ये बात गलत है। ठीक है। ही वॉज किल्ड इन द बैटल, ये भी बात गलत है। ही वॉज इम्प्रिजन एंड एक्साइल्ड, ये गलत है। ही एग्री टू पे ट्रिब्यूट एंड हिज ट्रिब्यूटरी टेरिटरी वॉज रीस्टोर्ड टू हिम। जो है इन्होंने जो है बख्तियार खिलजी के टाइम पे राजा नरसिम्हदेव थे, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा जो है इन्होंने एग्री कर लिया था कि वो ट्रिब्यूट देंगे, जो भी उनका ये है आई मीन कंट्रीब्यूशन, वो जो है खिलजी को सबमिशन कर देंगे अपना। ठीक है। तो इसलिए इसको इनकी टेरिटरी को रीस्टोर कर दिया गया। ठीक है। अब ये जो है हिज किंगडम वॉज परमानेंटली एनेक्स्ड, ये बेसिकली जो है किसके अंडर था? खिलजी के अंडर नहीं था, तो गियासुद्दीन तुगलक, जो भी है तुगलक का स्पेलिंग वो देख लेना। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है, ये जो है राजा नरसिम्हदेव बेसिकली कर्नाट डायनेस्टी को मर्ज कर लिए थे अपने किंगडम में। ठीक है। अब 91 नंबर देखो, बिहार यूथ लीग। बिहार यूथ लीग जो है वॉज एस्टेब्लिश इन कितना? 1928 में, ड्यूरिंग ए सेशन ऑफ बिहारी यूथ कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पे? तो ये बेसिकली मोतिहारी में हुआ था। तो बिहार यूथ लीग जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? 1928 में। ठीक है। यहाँ इसी के टाइम पे एक बिहारी यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे? मोतिहारी में। राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ ध्यान रखना है कि पहला जो है यूथ, यहाँ से यूथ लीग, पटना यूथ लीग इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट थे या इस्टेब्लिश किए थे महेंद्र नारायण राय। तो महेंद्र नारायण राय ने 1927 में पटना यूथ लीग का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। दूसरा, उसके बाद से फिर बिहार यूथ लीग आता है। पटना यूथ लीग के बाद से कौन सा आता है? ऑब्वियसली पटना होगा तो पटना में ही इस्टेब्लिश होगा। ठीक है। सेकंड, जब बिहारी यूथ लीग की बात आएगी, या बिहारी यूथ लीग जो कि इसके एक साल बाद 1928 में हुआ था, वो कहाँ पे होता है? मोतिहारी में, ईस्ट चंपारण में। इसको कौन एस्टेब्लिश करता है? तो ज्ञान शाह। ठीक है। तो ज्ञान शाह जो है बिहारी यूथ लीग का एस्टेब्लिशमेंट करता है 1928 में। और फिर थर्ड जो 1929 में एस्टेब्लिश होता है कौन सा? पाटलिपुत्रा यूथ लीग, जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी एंड अंबिका कांत एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र। तीन चीज़ें याद रखना है इससे रिलेटेड। 27, 28 एंड 29। 27 में क्या हुआ था कि पटना यूथ लीग एस्टेब्लिश हुआ था, महेंद्र नारायण रॉय ने एस्टेब्लिशमेंट किया था इसका इन पटना। सेकंड जो है बिहार यूथ लीग हुआ था कहाँ पे? मोतिहारी में, जिसको किसने एस्टेब्लिश किया था? ज्ञान शाह ने किया था। राइट। एंड थर्ड हुआ था 1929 में, जो कि पटना पाटलिपुत्रा यूथ लीग, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और किसने एस्टेब्लिश किया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी एंड अंबिका कांत ने। 92 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीडर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द किसान सभा इन मुंगेर इन 1922। ठीक है। ये बेसिकली थे श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर। तो किसान सभा को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? बिहार किसान सभा को तो मुंगेर में। ठीक है। या इसको मुंगेर किसान सभा बोलते हैं। 1922 में श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर ने इस्टेब्लिश किया था इसको। ठीक है। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ड्यूरिंग दी 1928 एंड 29। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे ड्यूरिंग 1928-29? तो ये थे बेसिकली अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। नाउ कह रहा है कि 94 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब हिम एज परम भागवत। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है काफ़ी सारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और ये सब सारे जो है कौन करते हैं? हरिसेन करते हैं। ठीक है। तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट होते हैं, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में काफ़ी इनकी तारीफ लिखते हैं। ठीक है। तो परम भागवत जो है कहाँ मेंशन है अबाउट समुद्रगुप्त? तो वो है बेसिकली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है। नाउ समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। और किसने कहा था इसको? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है। 95 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट टेम्पल। रॉक कट टेम्पल के एग्जांपल कौन है? रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जांपल कौन है? ऑब्वियसली कैलाश
टेम्पल जो है ऑफ एलोरा जो कि 8th सेंचुरी में बना था, तो उसको जो है कैलाश टेम्पल जो कि सिंगल रॉक को काट के, ठीक है, और शिव भगवान का जो है टेम्पल बनाया गया था, तो वो था कैलाश टेम्पल। कहाँ पे है? एलोरा, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैलाशनाथ टेम्पल कांची, ये नहीं, एलोरा होगा। ठीक है, राजा राजा टेम्पल इन तंजावुर, ये नहीं है, और जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, ये जो है 12th सेंचुरी में बना था ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो रॉक का टेम्पल आर्किटेक्चर कौन है? कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये याद रखना। कलिंगा वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? तो कलिंगा वॉर जो है रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन है, राइट। ये रॉक एडिक्ट सारे किसमें मेजर प्रोविजन कौन कौन से हैं मस्ट याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट विथ ह्यूज अल्फाबेट? कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एक एल्डेड ए शॉर्ट इंस्क्रिप्शन जो कि रिटन है किसमें? हड़प्पन स्क्रिप्ट में, जो कि विथ ह्यूज अल्फाबेट। तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये है धौलावीरा में, राइट। अब धौलावीरा कहाँ है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? कालीबंगन कहाँ पे है? मोहनजोदारो कहाँ पे? ये पाकिस्तान के सिंध वाला प्रोविंस में। ये दोनों कहाँ है? आप कमेंट में करना, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट दे दो दोस्त। नाउ 98 नंबर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टेटमेंट देखना है। कह रहा है कि शेरशाह एम्पायर जो है वॉज डिवाइडेड इंटू 47 सरकार्स, चीफ सिकदार्स जो कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते थे, एंड चीफ मुंसिफ जो कि जज होते थे, वेयर द 2 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईच सरकार। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब ये याद रखना है कि शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कितने में डिवाइडेड था, कितने सरकार में डिवाइडेड था? तो वो था 47 सरकार में डिवाइडेड था। कौन सा? शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और हर सरकार में 2 लोग चीफ होते थे। कौन था? एक था लॉ एंड ऑर्डर का चीफ जिसको क्या कहते थे? सिकदार कहते थे, और दूसरा जो है जज होता था जिसको मुंसिफ कहते थे। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म मुंसिफ वॉज रिलेटेड टू विच ऑफिसर्स, और कुछ भी बोल सकता है। तो दे वेर द जजेज, और सिकदार किससे थे? तो लॉ एंड ऑर्डर से। इच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल परगनाज, फर्दर सरकार को डिवाइड किसमें किया गया था? परगना में। ठीक है, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मुगल का जो मनसबदारी सिस्टम था उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ये दे कुड बी गिवन कंडीशनल मशरूत मनसब, ये ट्रू है। दे वेयर पेड इन कैश एज वेल एज जागीर्स, तो याद रखना है कि मनसबदारी जो है कैश में भी पेड होता था, साथ में साथ जागीर्स में भी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ दे हैड टू मेंटेन आर्म फोर्सेस, ये बात ट्रू है। नाउ दे कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो मनसबदारी सिस्टम जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता था, ये बात गलत है। दे कुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो नॉट वाला स्टेटमेंट गलत है, दे कुड बी ट्रांसफर। ठीक है, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो गया? तो डी ऑप्शन। 100 नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन है इसमें, होके काफ़ी लंबा हो गया यार। हु एमंग द फॉलोइंग कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो ये कह रहे हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? ये बेसिकली जो है मीर समन थे। ठीक है, रॉयल हाउस होल्ड को कौन कंट्रोल कर रहे थे? तो मीर समन। नाउ मीर बख्शी को कौन सा फील्ड से एसोसिएटेड था? दीवाने खालसा की सेट था, दीवाने वकील मुस्तलाक ये किससे एसोसिएटेड था? डू सर्च अबाउट दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटरफॉल और लोकेशन जो है वो कौन से स्टेट में मैच करना है। बेसिकली दूध सागर जो है वो कहाँ पे है? गोवा में देखने को मिलेगा। बरकाना वाटरफॉल जो है कर्नाटका में देखने को मिलेगा। खंधार वाटरफॉल जो है वो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। पलिनी वाटरफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इज वेरी इंटेंसिव एंड क्विक? तो लीचिंग प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा लीचिंग प्रोसेस। इन द वर्ल्ड विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सेलीकल्चर आर वेल डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ मेडिटेरियन रीजन में ये देखने को मिलता है। मेडिटेरियन रीजन जो है ऑब्वियसली इसको कहा जाता है गार्डन कहा जाता है ऑफ द वेस्ट, ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो विटिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स को विटिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उसके स्टडी को। एंड सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म को सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, नाउ वर्ल्ड का मैक्सिमम वोल्केनो आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ, कौन है? सरकमपेसिफिक बेल्ट। बायोडाइवर्सिटी रिचेस एरिया जो है इन द वर्ल्ड कितना है? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ऑब्वियसली टॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। नाउ टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो 36 है। वैसे ही बीपीएससी स्टेनोग्राफर का पेपर पूछा था उसमें 34 दिया था। ठीक है,
तो उसको 34 मान ला, लेकिन वैसे ओवरऑल 36 है, ठीक है। इंडिया में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं, तो है 4। 106 नंबर क्वेश्चन है कि द 2 टॉप लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, तो है चाइना और इंडोनेशिया, राइट। 107 का रांची प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है अपलिफ्टेड पेनिनसुला। 108 का है कि विच रिवर इज कॉल्ड स्वरा ऑफ बिहार, तो ये है कोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, तो ये है पूर्णिया। बाकी सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया करता है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं जो कि शेयर करते हैं इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। 8 करते हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट यूपी से, और 8 ही करते हैं झारखंड से, ठीक है, और 3 करते हैं वेस्ट बंगाल से, राइट, ठीक है। तो नेपाल से कौन सा नहीं करता है, पूर्णिया नहीं करता। 110 नंबर, विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट इन बिहार, तो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओके 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 ओके, भीमबांध वाल्मीकि। उसी भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे, मुंगेर में देखने को मिलेगा। मेन रिवर सिस्टम कौन सा है बिहार का, तो है ऑब्वियसली गंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा इंटर्स इनटू बिहार, मतलब गंगा कहाँ एंटर करते हैं बिहार में, तो है बक्सर जो कि चौसा में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ कोल, तो वो है बुलाडेला, कोल से प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी करणपुरा, गिरिडीह और बोकारो ये जो है सारा जो है प्रोडक्शन ऑफ कोल से एसोसिएटेड है। 115 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालय है उसके नॉर्थ से कौन सा रिवर निकलता है, तो है सतलज जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकलता है, ठीक है। 116 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू करपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है इन इंडिया, तो करपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली AM टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। विच हिमालयन रेंज फॉर्म्ड लेटर, तो ऑब्वियसली शिवालिक जो है सबसे यंग है इन द हिमालयज तो ऑलरेडी यंग है, ठीक है, बट इस पूरे हिमालयज में भी शिवालिक सबसे यंग है। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कोसी है, आप सबको पता है। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा है, जिसमें ओके। महानदी की ट्रिब्यूटरी जो है शिवनाथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विच रिवर्स ड्रेन इनटू अरेबियन सी, ये है नर्मदा। और बाकी ये सब जो है ये तो गंगा में ड्रेन करती है, जबकि महानदी एंड गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में करता है, ठीक है। 120 इन विच स्टेट टोडा ट्राइब फाउंड है, तो ये है तमिलनाडु। UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय, तो ये है बेसिकली जिंक। जो है यहाँ पे कह रहा है कि द मैच स्टिक टिप्स आर लोडेड विथ, तो ये है रेड फॉस्फोरस। जो मैच स्टिक होता है उसका टॉप वाला पीक होता है रेड दिखता है, वो बेसिकली रेड फॉस्फोरस होता है। मैच स्टिक टिप्स जो है ये किसका बना होता है, पोटासियम क्लोरेट का बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। 123 कह रहा है कि द रॉयल वाटर विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ, किसका बना होता है, तो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है एंड HCl का होता है, जिसमें HNO3 का जो मात्रा है 1 होता है और HCl का मात्रा 3 होता है, ठीक है। 124 कह रहा है कि विच वैरायटी ऑफ कोल कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेसेस ऑफ प्लांट एंड मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, मतलब कौन से प्लांट, मतलब बेसिकली उसका सोर्स ट्रेसिंग करना होता है प्लांट का, ठीक है, कि कौन से वैरायटी ऑफ कोल कौन से प्लांट से बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पीट का यूज़ करते हैं हम लोग। बाकी बिटोनमस और लिग्नाइट और एंथ्रासाइट ये क्या होता है, ये बेसिकली ये कोल का टाइप होता है जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी जो है देखने को एंथ्रासाइट मिलता है। कैसे याद रखोगे, अब सब लिग्नाइट, ठीक है। तो ये याद रखना कि थोड़ा बैड क्वालिटी होता है लिग्नाइट का, लेकिन बिटोमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है, ये जो है थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है। बेस्ट क्वालिटी कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। 126 कह रहे हैं कि टॉप प्रीडेटर इज मोस्ट मेराइन फाउंड फूड चेन ऑफ द कम्युनिटी इकोलॉजी आर निक्टॉन विच डू नॉट इनकॉन। टॉप प्रीडेटर इन द मेराइन फूड चैन, देखना ध्यान रखना, मेराइन कह रहा है। मेराइन फूड चैन वो कौन होता है, निक्टॉन्स होता है। निक्टॉन्स में कौन नहीं आता है, तो जेलीफिश नहीं आता है, बाकी लेवेस्टर्स, शार्क और कटल फिश ये तो आते ही हैं टॉप प्रीडेटर में, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में देखो क्या होता है कि फास्फोरस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, जबकि सल्फर नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ 128 कह रहा है कि 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम वॉज प्रपोज बाय, तो है लिंडनमैन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि कुछ दिन पहले हुए आरओ और एआरओ के पेपर से पूछा हुआ था, तो इसलिए कोई भी एग्जाम से पहले उसके रिसेंट एग्जाम जितने भी आसपास हुए हैं उसके क्वेश्चन करने चाहिए हमें। ठीक है, हॉर्नबिल जो है ये क्वार्टरली मैगजीन है जो कि पब्लिश होता है किसके द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, और ये कंसर्न है किससे, तो ये बेसिकली स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट से कंसर्न है। राइट, अब देखो हॉर्नबिल जो है ये फेस्टिवल है नागालैंड का, वहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में, जबकि हॉर्नबिल बर्ड है। ठीक है, और ये किसका है, तो स्टेट बर्ड है केरला का। राइट, 130 देखो हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फाउंड इन इंडिया। देखो अभी मेरा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन जो है कैसे लीड कर रहा है फ्यूचर क्वेश्चन को, सी दिस। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है इंडिया में, तो 4 है। ओवरऑल कितना है, 36 है इन द वर्ल्ड। नाउ 131 कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जबकि जो है ट्रांसवर्स वेव जो है ये जो है सॉलिड में कर सकता है। ठीक है, सॉलिड में करता है ज़्यादातर, लिक्विड में सिर्फ सरफेस पे करेगा, ओनली ऑन सरफेस, और गैस में नहीं करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव जो है सॉलिड में करता है, लिक्विड में सिर्फ सरफेस पे करता है। ठीक है, और गैस में करता ही नहीं है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये कैसे करता है, तो ये गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों से करता है, जबकि वैक्यूम में नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, साउंड वेव। राइट, नाउ 132 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स। ये होता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग। वॉट विल हैपन इफ द रनिंग फ्रीज डोर इज ओपन इन द रूम, रूम में अगर फ्रीज को छोड़ दोगे खुला, ठीक है, तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ इफ द ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज मेड जीरो देन व्हाट विल नॉट बी देयर, अगर ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड जो है वो जीरो कर दिया जाएगा तो क्या नहीं होगा, बेसिकली प्रेशर वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बाकी अब थ्रस्ट तो होगा ही, सरफेस टेंशन होगा ही, विस्कोसिटी तो होगा ही। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा ऑब्वियसली। इन द विंटर वी गेट वार्मर बाय यूजिंग 2 ब्लैंकेट इंस्टीड ऑफ 1, एक के जगह पे 2 ब्लैंकेट ओढ़ के हम सोते हैं विंटर में, तो क्या होता है, वाई ऐसा क्यों होता है, मतलब हम थोड़ा सा वार्मर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि 2 ब्लैंकेट इनक्लोज करता है एयर विच डू नॉट अलाउ द कोल्ड टू पेनिट्रेट, इसलिए। कह रहे कि 136 विच रेज कैन बी यूज टू रीड वेरी ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट, जो वेरी ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पढ़ने के लिए हम कौन सा रेज का यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड का यूज करते हैं। राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन्स का क्या फंक्शन है, इट कन्वर्ट करता है क्या, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। 138 कह रहा है कि विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम चर्नड मिल्क, तो सेपरेशन ऑफ क्रीम किसके थ्रू होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसका एक एग्जांपल और है, तो वॉशिंग मशीन जो है ये भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो दो, एक तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, एंड दूसरा जो है वॉशिंग मशीन, दोनों काम करता है किस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, रिमेंबर दैट। विच स्पेसिफिक वेव आर यूज इन सोनार, तो सोनार तो खुद कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। राइट, ठीक है। नाउ न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। 41 नंबर कह रहे हैं कि इरोजन ऑफ टॉप सॉइल एंड रन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स पासिंग इनटू वाटर बॉडीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलिनेशन। ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, देखो मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस गैस है, जबकि SO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है,
विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नेवर ग्रेज्ड बाई ग्रेजिंग एनिमल्स। कह रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है वो कभी भी ग्रेज, मतलब जो चरने वाले एनिमल्स हैं वो नहीं चर पाते हैं, तो वह बेसिकली जो उसका वुड पार्ट है वो नहीं, बल्कि रूट, स्टीम एंड बार्क ये सब चर लेते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स, जबकि लकड़ी जो है नहीं चरा जाता है किसी के द्वारा। ठीक है। विच सेल ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली। ठीक है, मतलब विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है कौन सा रेस्पायर नहीं कर सकता है, तो वो है मैच्योर आरबीसी। ठीक है, इसको आरबीसी को, मैच्योर आरबीसी को नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टीम। मॉडिफाइड स्टीम कौन सा है, तो इसमें से जो है कैक्टस ऑप्टेना फाइलोक्लेडा। ठीक है। वॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या नहीं चाहिए, मिनरल्स नहीं चाहिए, जबकि मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली फॉर सीड जर्मिनेशन। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ये कितना होता है 7.35 to 7.45, यानी कि जो ब्लड होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से 1 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक यहाँ पे बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो 7 से थोड़ा सा प्लस है तो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन 7.35 से लेकर 7.45 तक। कलर ब्लाइंड एंड हेमोफीलिया डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ड्यू टू। कलर ब्लाइंडनेस और जो है हेमोफीलिया वो किसकी वजह से होता है, तो वह है रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये बेसिकली जो है जेनेटिक डिजीज होता है। ठीक है, मतलब हमारे पेरेंट्स से आता है। और जो है कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया जो है ये क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये रिसीव करता है जीन्स प्रेजेंट ऑन दी जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें से ये हमारे पास आता है। यानी कि हमारे ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किसके थ्रू आता है, तो मदर्स के थ्रू, मदर्स का जो जीन है उनके थ्रू आता है। ठीक है, क्योंकि मदर्स क्रोमोसोम में सारे एक्स होते हैं, जबकि फादर में सारे सेम होते हैं अपार्ट फ्रॉम 1 जो कि वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका। कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया जो है वो रिसीव जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम से आता है। इसी होरा टेस्ट जो है वो एसोसिएटेड हो किससे, तो ये बेसिकली इसी होरा टेस्ट जो है वो बेसिकली कलर विजन टेस्ट से होता है। ठीक है, तो हमारा आई का टेस्ट है ये इसी होरा टेस्ट, ये कलर विजन टेस्ट होता है। ठीक है, नाउ पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट क्या करता है, ये बेसिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है एंटीजन सीक्रेट करता है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपका ये सेशन जो है काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। फर्दर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड आई विल प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।